चैप्टर 10 है तुम्हारा क्लास 9 का वृत्त सर्कल। आज इसी से संबंधित हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं या वृत्त है क्या। वृत्त जो है ना एक अजीब प्रकार का आकृति है। हम लोग अक्सर वृत्त को 2D के रूप में पहचानते हैं। तो चूड़ी क्या है? 2D है कि 3D? चूड़ी 3D है, इसका मतलब है उसको हम वृत्त नहीं कहेंगे, चूड़ी को हम बेलन कहेंगे, है कि नहीं। 2D जो होता है वो केवल बस समतल पर उसकी आकृति बना सकते हैं, हम उसको लेकर के चल नहीं सकते हैं। चूड़ी हमारे सबसे पहले आता है ना सामने कि उस प्रकार का एक आकृति, ठीक है। तो चूड़ी 3D वो बेलन है, लेकिन ये वृत्त है जो फिगर हम बनाए हैं। तो वृत्त है क्या? कहता है कि एक समतल पर किसी बिंदु के परितः खींची गई बंद वक्र रेखा। एक बिंदु है, इस बिंदु के परितः मतलब चारों ओर, इस बिंदु के परितः मतलब चारों ओर खींची गई बंद वक्र आकृति से बनी आकृति, ये एक बंद वक्र रेखा है। इससे जो आकृति प्राप्त हुआ हम उसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे, ठीक है। जो उस बिंदु से, किस बिंदु से? इस बिंदु से समान दूरी पर खींची गई हो। क्या खींची गई हो? यही बंद वक्र रेखा। मतलब ये जो बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर या इस बिंदु के परितः समान दूरी पर से खींची गई एक बंद वक्र आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। एक और परिभाषा के आधार पर हम तुमको समझाना चाहे कि एक समतल पर किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाते हुए प्राप्त बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक है। मान लो कि ये हमारा एक घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और वो 12। हम एक यहाँ पर मिनट की सुई को केवल हम मानते हैं, बाकी सुई को कहीं कोई दरकार नहीं, ठीक है। ये मिनट की सुई जब घूमना शुरू हुआ तो इस तरीके से ये घूमता हुआ, ठीक है, वो 12 पर ही आकर के पहुंचा। मिनट की सुई इस प्रकार आते हुए 12 पर आकर के पहुंचा। तो क्या इस प्रकार ये एक आकृति काल्पनिक दिखता नहीं है उसमें, नहीं, लेकिन हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये एक बंद 360 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनाया वो 360 डिग्री का कोण बनाया, तो एक बंद एक आकृति प्राप्त हुआ जिसको हम लोग वृत्त करते हैं। वृत्त को हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं कि वृत्त है क्या? दोनों परिभाषा के आधार पर हम तुमको वृत्त के विषय में समझाने का प्रयास किए। अब वृत्त से संबंधित और भी जो बातें हैं वो तुमको हम बता दें कि एक वृत्त में एक और केवल एक केंद्र होता है। अब यहाँ पर सवाल है केंद्र किसे कहते हैं? एक वृत्त में एकमात्र केंद्र होता है। केंद्र कहते किसे हैं? समतल पर वह बिंदु जिसके परितः चारों ओर एक समान दूरी पर खींचा गया जो एक बंद वक्र आकृति है, तो उस बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र को जो है
सो अल्फाबेट का कोई भी लेटर से डिनोट करते हैं। मान लो उस केंद्र का नाम हम दे दिए केंद्र ओ, तो एक वृत्त में एक ही केंद्र होता है, लेकिन एक केंद्र से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। एक केंद्र से अनंत वृत्त खींच सकते हैं। क्लियर? एक केंद्र से अनंत वृत्त खींच सकते हैं। एक वृत्त में एक और केवल एक ही केंद्र होता है। केंद्र किसे कहते हैं कि किसी समतल पर वह बिंदु जिसके परितः चारों ओर जो एक बंद आकृति खींचा गया, हम उसको केंद्र कहते हैं। केंद्र को अक्सर अल्फाबेट का कोई भी लेटर से, कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर है ये, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इतनी बात आ गई ना। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक केंद्र है तो इस पर हम इसी केंद्र से अनगिनत वृत्त खींच सकते हैं। नहीं, ये क्या है? केंद्र को थोड़ा सा हम परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। वैसे तो केंद्र के विषय में लिख दिए हैं ऊपर में और समझा भी दिए, फिर भी बोले कि किसी समतल पर का वह बिंदु जिसके परितः उसके समान दूरी पर खींची गई जो बंद आकृति प्राप्त हुआ न, उस बिंदु को, ये वह बिंदु, तो उस बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। इसे अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। कोई भी लेटर, कोई जरूरी नहीं कि केंद्र है तो ओ ही माने। केंद्र को पी भी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, एफ भी मान सकते हैं, है कि नहीं? अब यहां से बात आ गई परिधि। परिधि हम लोग जिसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। परिधि है क्या? तो ये है केंद्र और इसको हम कहेंगे परिधि। परिधि को परिभाषित कैसे करें? परिधि बंद वक्र रेखा जो एक मूल बिंदु से समान दूरी पर खींची गई हो, उसे परिधि कहते हैं। जरा देखो कि बंद वक्र रेखा जो एक मूल बिंदु से समान दूरी पर खींची गई हो, एक मूल बिंदु से समान दूरी पर जो एक बंद वक्र रेखा खींची गई हो, हम लोग उसको परिधि कहेंगे। ठीक है? और इसे सी से सूचित किया जाता है? सर्कमफेरेंस होता है, इसका इंग्लिश नेम सी से सूचित किया जाता है। और वृत्त में परिधि भी एक ही होता है। एक केंद्र से जो एक बार खींच दिए वो एक परिधि हुआ। फिर दूसरा परिधि अगर प्राप्त करेंगे ना, तो फिर उसका अलग वृत्त कहलाएगा, है? तो ये परिधि हुआ। परिधि के बाद अब हम लोग आते हैं व्यास।
ठीक है, जीवा पहले लिखा था। जीवा कॉर्ड, ठीक है। जीवा किसे कहते हैं, लेकिन जीवा लिखाने से पहले हमको व्यास लिखाना था, क्योंकि अच्छा कोई बात नहीं, जीवा हम लिखा देते हैं। ये वृत्त के परिधि पर का एक बिंदु ये है, और वृत्त के परिधि पर का एक बिंदु ये बी है। नहीं, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ये जीवा है, समझना, बहुत सारा आएगा तुमको उसमें। किसी वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। अच्छा, ये जीवा कहते हैं। एक वृत्त में कितने जीवाएं हो सकते हैं, एक अनंत। सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, व्यास। सही बोला नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक वृत्त में अनंत जीवाएं होते हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। तुमको व्यास को यहाँ परिभाषित करने का एक और रास्ता हमारे पास मिल गया कि व्यास कहते किसे हैं। नहीं, कि परिधि पर का वह दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती है, हम उसको व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या है तुम्हारा, व्यास ही है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं होते हैं, अनंत व्यास भी होता है। हम वहाँ जाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पर हम बोले क्या कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त के परिधि पर दो बिंदु को माने, एक बिंदु ये और एक बिंदु बी। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले ये जो रेखाखंड प्राप्त हुए ए बी, नहीं तो ए बी जो है, ए बी ये तुम्हारा जीवा कहलाया। नहीं, अब यहीं पर एक और हमको लिखा देना है चाप। चाप किसे कहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि किसी वृत्त के परिधि का वह भाग जो किसी वृत्त के परिधि का वह भाग जो जीवा द्वारा अलग हुआ हो उसे चाप कहते हैं। एक वृत्त में अनंत चाप होते हैं। देखो, ये जीवा जो ए बी हम तुमको बताए, इसके द्वारा ये जो भाग है वृत्त का वो अलग हो गया, तो इधर वाला भी भाग अलग हो गया। अगर हम काट करके निकाल दे तो ये जो भाग अलग हुआ वो भी चापे कहलाया, और उधर वाला जो भाग अलग हुआ वो भी चाप कहलाया। वृत्त के परिधि का एक हिस्सा है
चाप जो है वृत्त के परिधि का वो एक हिस्सा है, नहीं जो किसी जीवा द्वारा वो अलग हुआ। तो जानते हो इसको जो इंडिकेट किया जाता है ना, वो कैसे इंडिकेट किया जाता है? ये भी अगर इसके ऊपर ऐसे अर्धचंद्राकार बना दे दें, अगर बना हो तुम्हारे बुक में, तो समझना कि ये भी चाप के विषय में बोल रहा है, मतलब कि ये वाला चाप है या फिर उधर वाला चाप। तो इस प्रकार का आकृति बना रहता है, और जीवा में इस प्रकार का आकृति बना रहता है। दोनों को इंडिकेट करने का यही जो है सो सूचना देता है, जीवा को और तुम्हारा चाप को। ये जीवा हो गया और चाप हो गया। आगे देखेंगे हम। किसी वृत्त के सबसे बड़े जीवा को व्यास कहते हैं, या व्यास कहते हैं, या हम एक दूसरा परिभाषा इसका लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि वृत्त के परिधि पर का वह दो बिंदु जिसको मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास कहलाता है। इसे डी द्वारा निरूपित किया जाता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। अक्सर हम लोग बराबर मेंसुरेशन में भी पढ़े थे ना कि R इज इक्वल टू डी बाई 2 या फिर D इज इक्वल टू 2। यार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तुम लोग ईमानदारी से बोलना। कल तुम लोग मेला देख कर के आ रहे हो। मेला देखने गया था ना, मेला देखने गया था। हम मेला को महिला कहते हैं, नहीं शिव, महिला देखने गया था। नहीं, हम लोग महिला इधर देख लेते हैं तालाब के किनारे और उसी को प्रणाम फिर कहते हैं हम लोग साइड में रहेंगे। क्यों पूजा क्या कहता है? व्यास को थोड़ा सा बड़ा करके हम लिख दिए परिभाषा। बड़ा परिभाषा नहीं है, 2 परिभाषा है। 2 परिभाषा नहीं है, 3 परिभाषा है। 3 परिभाषा नहीं है, समझने का फेर है कि नहीं? क्या है कि किसी वृत्त के सबसे बड़े जीवा को व्यास कहते हैं। वो बात पहले लिखा चुके थे हम। चलो दूसरे तरफ से हम ले जा रहे हैं, और दूसरे तरफ से ले गए और हम चल गए किधर से? हम चल गए वृत्त के परिधि पर का वह 2 बिंदु जिसको मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरती है। क्या हमने झूठ बोला? क्या केंद्र से होकर के गुजरने वाला ये वाला व्यास होता है। इसको हम यहाँ पर C नाम देंगे। तो ये जो कहलाया वो क्या कहलाया? व्यास कहलाया। सही बात है ना? ये व्यास कर दिया उसने, तो कहलाता है। इसे D से इंडिकेट करते हैं। D फॉर डायमीटर होता है ना, तो D से इंडिकेट करते हैं। और मेंसुरेशन में हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आए हैं वृत्त के विषय में कि R इज इक्वल टू D/2 या फिर D इज इक्वल टू 2। नहीं पढ़े हैं क्या?
फिर हम बता देंगे तुमको कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, अनंत व्यास होते हैं। तो यहाँ पर व्यास अनंत है, व्यास अनंत है, एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब चले आते हैं पॉइंट नंबर 8, और 8 में लिखेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड हम किसको कहेंगे? किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं वाले क्षेत्र, दो त्रिज्याओं से बने क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, देखो जरा सा, ये वृत्त का केंद्र है और ओ ए जो है सो एक त्रिज्या है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को हमने क्या बोला? त्रिज्या बोला ना। एक और त्रिज्या तुम ले, ठीक है, इधर से हम नहीं लेते हैं, इधर से लेंगे ना तुमको दिक्कत हो जाएगा समझ में। हम एक और त्रिज्या इधर से ले लेते हैं, इसका नाम यदि हम डी करते हैं तो बोला गया कि किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं से बने क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। एक त्रिज्या हमारा OA है और एक त्रिज्या हमारा OD। नहीं तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र बना इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र बना ये वाला, ध्यान देना, ये वाला, यही क्षेत्र कहलाया त्रिज्य खंड। लेकिन त्रिज्य खंड भी दो प्रकार के, एक लघु त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा है। तो यहाँ त्रिज्य खंड दो प्रकार का बन रहा है, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, ये भाग, बाकी जो ये भाग बच गया, जैसे यहाँ पर देखो एक फिगर, ये केंद्र है और ये दो त्रिज्या है, तो इसको हम लघु त्रिज्य खंड कहेंगे और इसको हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या परिभाषा से? तो हिचकी क्यों आ रहा है? तो लघु त्रिज्य खंड हो गया, घ में भू करो, लघु त्रिज्य खंड और उधर से दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वृत्त खंड में। नहीं, अभी चलता रहेगा बस ऐसे ही के। ठीक, अर्धवृत्त वही त्रिज्य खंड जाकर के एक बार अर्धवृत्त बन जाएगा। इस त्रिज्या को अगर खींच करके हम अगर इस बिंदु पर यानी C बिंदु पर ले जाएं तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त जो है ना वो दो बराबर त्रिज्य खंड में विभाजित होता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर एक वृत्त खींचे और एक त्रिज्या ये हुआ और एक और त्रिज्या ये हुआ, दो त्रिज्या हुए, तो इस प्रकार ये दो त्रिज्या मिला करके क्या बन जाता है? व्यास। बताइए, तो ये भी एक प्रकार का त्रिज्य खंड है।
ये भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड है। दोनों त्रिज्यखंड समान है, इसलिए इसको ना तो लघु त्रिज्यखंड कहेंगे ना दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चले आते हैं 9वां पॉइंट में, वृत्तखंड। ठीक है। वृत्तखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्त में एक जीवा और एक चाप के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? उसको वृत्तखंड, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। ये हमारा जीवा है और ये हमारा चाप। तो इस जीवा और चाप के बीच ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है, इसको फिर हम हाईलाइट करते हैं। शोरगुल नहीं करो, इंटरेस्टिंग है तो पढ़ो, नहीं तो बाहर में बहुत सारा फूल का बगान है, जाओ वहाँ पर और फूल के खुशबू को तुम आनंद लो, उसका महक को आनंद लो। ठीक है। ताकि फूल भी समझेगा कि हमको भी कोई इंसान याद करता है। नहीं, बात बुझेगी नहीं? हमको भी कोई इंसान याद करता है। तो फूल को भी तुम लोग निराश ना करो। फूल तुम्हें भेजा हूँ खत में, ये फूल नहीं मेरा दिल है। बुझेगी नहीं? तो यहाँ अफरा तफरी नहीं करोगे जी। जो हाईलाइट किए ना, वो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसको हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। जिस प्रकार लघु वृत्तखंड हुआ करता था और दीर्घ वृत्त, लघु त्रिज्यखंड हुआ करता था और दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ करता था, उसी तरह लघु वृत्तखंड भी है। ये है लघु वृत्तखंड और बाकी जो ये भाग बच गया वो दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ से तुमको फिर से हम दिखा देंगे कि ये लघु हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। कंप्लीट है ना? तो ये तुम्हारा वृत्त के हो गए। अब 10वां नंबर में तुमको कहता है कि बहिर्भाग, और एक और कौन भाग है? अभ्यंतर। हाँ, अभ्यंतर। ठीक है। वृत्त के अंदर किसी बिंदु को, या वृत्त के अंदर किसी बिंदु को, या वृत्त के अंदर स्थित सभी बिंदुओं को अभ्यंतर कहते हैं। नहीं, वृत्त के अंदर सभी बिंदुओं को अभ्यंतर, वृत्त के अंदर वो होगा, उसका हमको तुमको कहेंगे मन कहीं पर। ये केंद्र क्या है? वो अभ्यंतर बिंदु है। केंद्र के अलावा और भी बहुत सारा बिंदु है, वो अभ्यंतर बिंदु कहलाएगा। तो वही तुम बताओ ना क्या है? अभियंतर, ये सही लिखे ना? ये सही हुआ ना? अब सही है। हाँ, यहाँ पर एक बहिर्भाग है, इसका स्पेलिंग देखो। क्लियर नहीं? देखो चलो बहिर्भाग। हाँ, तो ये सीधे जान लो कि वृत्त के बाहर
स्थित बिंदु को बहिर्भाग कहते हैं। बहिर् माने वो बहिर नहीं है, हैं? भाग बहिर्भाग, हाँ इस पर होना चाहिए, वही तो बहिर्भाग ये हुआ। बहिर माने वो बहिर नहीं है। बहिर माने क्या होता है? एक विकलांग होता है ना, जो दिव्यांग जिसको बोलते हैं, वो नहीं, बाहर, वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। तो ये वृत्त से संबंधित तुम्हारे ये सारे इंफॉर्मेशन हुए। अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, और एक्सरसाइज के पहले प्रमेय है। 9th क्लास का मैथ में यही खासियत है, ज्योमेट्री जब जब पढ़े हैं सबसे पहले प्रमेय हाथ में आया है, या तो फिर अभिगृहित आया है। उसी में से इस चैप्टर में भी वही हाल है।